नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर। मैं हूं आपके साथ हिमानी श्रोत्रिय। मध्य प्रदेश बीजेपी की कमान अब नए नेता को सौंप दी गई है। बैतूल से आने वाले हेमंत खंडेलवाल को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में उनके आगे की रणनीति क्या होगी, पार्टी ने उन पर भरोसा क्यों जताया, इसी मुद्दे पर हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ नेता रमेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा पैनल में हमारे साथ प्रवेश गौतम जी मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला जी सवाल धन्यवाद। मेरा आपसे है रमेश सर कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ उसमें रिपीट किए गए प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन मध्य प्रदेश में नए चेहरे को मौका दिया गया। क्या रीजन था इसके पीछे? देखिए, उसका कारण ये था कि जो मध्य प्रदेश के जो वर्तमान अध्यक्ष विष्णुदत्त जी थे, वो दो जी कार्यकाल उनका हो गया था। सामान्यतः प्रदेश अध्यक्ष का एक कार्यकाल 2 वर्ष का माना जाता है, तो उनको 2 कार्यकाल होने के बाद भी कुछ महीने उसमें ज्यादा हो गए थे, शायद 63-64 महीने, 2-3 महीने उसमें ज्यादा हो गए थे। तो कुल मिलाकर के अध्यक्ष तो बदलना ही था। अगर विष्णुगुप्त जी को मौका देंगे तो फिर रुक करके फिर मौका देंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की अभी तक परंपरा रही है। हालांकि कुछ ऐसा बहुत पक्का नहीं है, लेकिन सामान्यतः वो 2 टर्म से ज्यादा किसी को अवसर देते नहीं है, बदलते हैं। तो उसी के तहत विष्णुदत्त जी को बदला गया है और हेमंत खंडेलवाल जी को वो अवसर मिला है। पिछले काफी दिनों से जो भाजपा के नामों की चर्चा चल रही थी, उसमें हेमंत खंडेलवाल जी का नाम सबसे ऊपर चल रहा था। तो जी मोटे तौर पर मान करके चली संभावनाओं में जो नाम थे उसमें हेमंत जी का था और उनको अवसर मिला है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बीजेपी में देखा गया है पिछले कुछ दिनों से, अगर देखा जाए तो पर्ची सिस्टम के ऊपर हमेशा बात की जाती है कि पर्ची निकाल कर चुना जाना। इस वाले जो चुनाव में है, क्या इसमें भी ऐसा हुआ है प्रवेश सर? देखिए शिवानी जी, भारतीय जनता पार्टी में वैसे तो चुनाव प्रक्रिया खुले में हुई, पर ये सब जानते थे कि नाम की घोषणा दिल्ली से ही होगी। पर्ची जी सिस्टम कहना तो गलत होगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आला कमान जिस नाम को तय कर देता है, उसके बाद फिर उस पर कोई इफ एंड बट नहीं होता, और ना ही किसी और के पास कोई दूसरी चॉइस होती है कि आप किसी और का नाम बढ़ाए या कोई और दावेदार सामने आए। क्योंकि आला कमान से मुखर होने की अब मुझे नहीं लगता किसी नेता में इतनी हिम्मत बची है। रही बात हेमंत खंडेलवाल जी के नाम बनने की सहमति, तो उसके बहुत सारे समीकरण थे, बहुत सारे कारण थे, बना फिर हटा, फिर क्यों बना, जबकि जो हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख नेता है, क्या सभी उस नाम पे सहमत थे? मुझे नहीं लगता कि सभी उस पर सहमत थे। लेकिन जैसा वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चल रही है और जो हालात, उसमें सिर्फ और सिर्फ आला कमान, और आला कमान में भी दो चेहरे हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और गृह मंत्री जी। इन्होंने यदि किसी बात जी पे सहमति दे दी है या किसी बात पे रजामंदी दे दी है, तो किसी और नेता की इतनी हिम्मत नहीं है कि उस पे काउंटर कर पाए या अपनी असहमति जता पाए। तो ये बात सही है कि पर्ची सिस्टम है, लेकिन उसको पर्ची सिस्टम न कहा जाए, ये कहा जाए कि आला कमान की सहमति और पसंद, उसके बाद फिर कोई दूसरा ऑप्शन बचता ही नहीं है किसी को कुछ बोलने के लिए। जी, आपने आला कमान की बात की, आपने देश के गृह मंत्री की बात की, प्रधानमंत्री की बात की, लेकिन संघ का इसमें योगदान तो जरूर होगा ही, क्योंकि संघ के सक्रिय कार्यकर्ता रह चुके हैं, काफी वक्त से सक्रिय है वो संघ में। तो संघ का भी तो फैसला यही होगा। देखिए शिवानी जी, मैं जब संघ की बात करता हूँ तो वर्तमान परिदृश्यों की बात करना चाहिए। मैं कुछ समय पहले तक दैनिक भास्कर में भी रहा, दैनिक जागरण में भी रहा, पर क्या जो आज मैं बयान दे रहा हूँ वो दैनिक भास्कर का बयान माना जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार जी हेमंत खंडेलवाल जी संघ की पसंद थे, यह फिलहाल यक्ष प्रश्न है, क्योंकि संघ के नाम पे सिर्फ एक नाम सामने आता है, और मैं वो नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, लेकिन वह नाम भी वर्तमान आज की डेट में संघ में किसी भी पद पर नहीं है। ध्यान रखिएगा, भूतपूर्व संघ पदाधिकारी को वर्तमान संघ की सहमति नहीं कहा जा सकता। जो मेरी जानकारी है उसमें संघ ने दो नाम सुझाए थे। स्वाभाविक बात है कि एक खंडेलवाल जी का था ही और एक नाम और था, उसमें एक में सहमति बननी थी। पर जहां तक मैंने समझा है आरएसएस को, आरएसएस के जो क्राइटेरिया है उसमें मुझे नहीं लगता कि हेमंत खंडेलवाल जी फिट बैठते रहे होंगे। पर अब अंदर पर्दे के अंदर या बंद कमरों में क्या चर्चा हुई उस समय तो मैं मौजूद नहीं था, और मेरा आकलन यही है फिर से कि संघ यानी आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका कोई वर्तमान पदाधिकारी ने यदि इनको इनके नाम पे मुहर लगाई है, सहमति दी है, तो अलग बात है। पर मेरी जानकारी अनुसार
ऐसा नहीं। रमेश सर, इनका ये भी कहना है कि संघ की भी हो सकती है, आला कमान ने यही फैसला लिया। इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो बड़े बड़े नेता है, चाहे नरोत्तम मिश्रा का नाम भी इसमें सामने आया था, इसमें गोपाल भार्गव जैसे नेताओं का भी नाम सामने आया था, ऐसे में खंडेलवाल को अध्यक्ष बनाया गया, तो क्या भविष्य में ये अंदरूनी जो जड़ें हैं ये कमजोर हो जाएगी, क्योंकि नाराजगी तो होगी ही नेताओं में। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि हेमंत खंडेलवाल जी के नाम को आ जाने से कोई जड़ें कमजोर होंगी या भाजपा में मतभेद बढ़ेंगे। अगर हम सारी चीजों को अलग कर दें, ये मीडिया में खबरें आती हैं कि कोई पर्ची सिस्टम है या कुछ आला कमान की पसंद है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और अपना अमित शाह जी कहीं ना कहीं इतने उस पर हैं कि उनको निचले स्तर पर कौन है, हेमंत खंडेलवाल जी से मुश्किल से एक आध बारी मुलाकात हुई होगी, नरेंद्र अमित शाह जी से और नरेंद्र मोदी जी से। इसके अलावा उनकी एक आध बार से ज्यादा मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि उनकी अपनी व्यस्तताएं हैं और उनका अपना नेटवर्क है। आप अगर देखें, अगर सबको हटा करके, तो पिछले 6 महीनों से जो नाम चल रहे थे, 4-5 नाम चल रहे थे, जिसमें से आपने भी नरोत्तम मिश्रा जी का लिया, कैलाश विजयवर्गीय का नाम लिया, महिलाओं में कविता पाटीदार का चल रहा था, तो उन सब में सबसे आगे नाम जो था वो हेमंत खंडेलवाल का नाम था। हेमंत खंडेलवाल भाजपा में एक नॉन कंट्रोवर्शियल नेता माने जाते हैं। जितने भी लोग हैं, जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, सब उनको पसंद करते हैं। ये माना जाता है कि किशोर वैसे संघ के और भाजपा के वो कार्यकर्ता रहे हैं। उनके पिताजी जब सांसद थे, तो कल्पना कर सकते हैं उनके पिताजी ने जो बैतूल में कार्यालय भाजपा का बना था, उन्होंने अपने स्तर पर पैसा इकट्ठा करके बनाया था। उनकी संगठन में इतना कहीं ना कहीं इतना प्रभाव रहेगा। अब दूसरी बात, मुझे जो लग रहा है कि संघ की पहली पसंद भी हेमंत खंडेलवाल रहे होंगे। उसके दो कारण हैं। इस समय अगर आप टीम भाजपा में जो टीम देखें, संघ में टीम देख लें या भाजपा में टीम देख लें, चाहे वो मोहन यादव जी के रूप में देख लें या प्रांत प्रचारक जी के रूप में देख लें, ये सारी टीम वो है जो माननीय सुरेश सोनी जी के ज्यादा निकट रही है, या सुरेश सोनी जी के बढ़ाए हुए लोग हैं, चाहे वो मोहन यादव हो या हेमंत खंडेलवाल हो या जो भी कुछ लोग हों, जो लोग भी हैं, या इससे पहले जो प्रांत प्रचारक थे अरुण जी। तो कुल मिलाकर के वो सारी टीम सुरेश सोनी जी के द्वारा बढ़ाई हुई है। और सुरेश सोनी जी जब बड़े दायित्व से मुक्त हुए, तो उन्होंने बैतूल में अपना प्रकल्प पसंद किया। और चूंकि भाऊराव जी बिस्कुटे जो थे संघ के बड़े बड़े वरिष्ठ प्रचारक रहे हैं, अब संसार में नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से सुरेश सोनी जी को उनने सजेस्ट किया था कि आप बैतूल में इस तरीके से करिए, वहां ये जो मिशनरीज का काम है। तो एक लंबी श्रृंखला है। तो जहां तक मैं समझता हूँ, सत्य क्या है वो तो मुझे पता नहीं, जहां तक मैं समझता हूँ, संघ की और संगठन की पहली पसंद हेमंत खंडेलवाल है। और है एक हेमंत खंडेलवाल अनुशासित कार्यकर्ता रहे। उनकी दूसरी विशेषता यह है कि वो बहस कम करते हैं, वरिष्ठ जो बात कहेंगे उसका वो पालन करते हैं। वो पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे, और जिन दिनों वो कोषाध्यक्ष रहे, भाजपा का कोष बड़ा है। वो पिछले कुछ दिनों से जो भाजपा का नया कार्यालय बन रहा है भोपाल में, कुशाभाऊ ठाकरे भवन, जो पुराना कार्यालय था उसको तोड़ करके बनाया जा रहा है, उसकी पूरी जिम्मेदारी हेमंत खंडेलवाल जी के ऊपर ही है। तो स्वाभाविक रूप से उस नाते वो लगभग संगठन के और संघ के और सरकार के सारे लोगों के संपर्क में आए। और उनके आने से जो सबसे बड़ी भाजपा को लाभ होगा, सत्ता में और संगठन में किसी तरह का टकराव नहीं होगा, एक समन्वय के साथ काम चलेगी, मुझे लग रहा है। और वो टॉप प्रायोरिटी पर ही उनका नाम था, इसी कारण वो आए जी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वो कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रहे, ना उनके कभी ऐसे कोई बयान सामने आए हैं। लेकिन अगर बयानों की बात की जाए तो भाजपा के जो नेता हैं उनके बयान काफी वायरल हो रहे हैं आजकल, चाहे वो मंत्री विजय शाह का हो या फिर किसी और नेता का हो। तो क्या ये जो बयान है, क्या ये जो नेता लोग हैं, जो मंत्री लोग हैं, इनको इनके साथ समन्वय बनाना या फिर इनको अनुशासन सिखाना, इन सब में क्या खरे उतर पाएंगे खंडेलवाल? ये निश्चित रूप से ये सब में खरे उतर पाएंगे। आपने अगर उनका पदभार ग्रहण करने के बाद का जो भाषण सुना था, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि जो अनुशासन में रहेंगे वो आगे बढ़ेंगे, और जो दाएं बाएं होंगे उनको कठिनाई होगी। तो स्वाभाविक रूप से इस समय भाजपा के किसी कार्यकर्ता में दाएं बाएं कोई नहीं चल रहा, लेकिन वक्तव्यबाजी आ रही है। ये वक्तव्यबाजी का एक कारण ये भी एक होता है कि कहीं ना कहीं किसी ना प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ बोलने की, कहने की एक आदत होती है, कहीं ना कहीं कहता है। हेमंत खंडेलवाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने से भाजपा में एक जमाना हुआ करता था कुशाभाऊ ठाकरे जी का। तब कुशाभाऊ ठाकरे जी कुछ कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके आधा आधा घंटे केवल उनकी सुनते थे,
और जब वो चलने लगते थे तो उनका बायां हाथ पकड़ करके मरोड़ करके प्यार से एक पीठ में मुक्का भी वो मारा करते थे। तो लोग बाहर कहते थे कि उगालदान बैठक चल रही है, ताकि लोग सारा अपना गुबार निकाल दें। मुझे लग रहा है कि हेमंत खंडेलवाल जिस स्वभाव के व्यक्ति हैं उसमें ये उगालदान बैठकें चलेंगी, और उगालदान बैठकें चलेंगी तो भाजपा नेता जो बाहर हर कुछ बात मीडिया के सामने करते हैं, स्वाभाविक रूप से उसमें अपने आप बंदिश आएगी। जी मेरा अगला सवाल आपसे है प्रवेश जी। खंडेलवाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो क्या वो जो नाराज गुट है पार्टी के, चाहे वो शिवराज गुट हो या महाराज गुट हो, उनके साथ वो समन्वय कर पाएंगे या फिर उनके लिए बड़ी चुनौती बन सकती है? देखिए, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र मुझे तो नहीं दिखता, जितना मैंने इसको कवर किया है। छोटी से जी छोटी डिसीजन लेने के लिए भी आला कमान के निर्देशों का इंतजार किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता है प्रदेश में और केंद्र में, इस वजह से अभी एकजुट दिख रही है, लेकिन अंदर ही अंदर इसमें कई गुट बन गए। जैसा कि दो नाम आपने लिए, इसके अलावा और भी कई गुट हैं। तो हेमंत खंडेलवाल जी के लिए चुनौती होगी कि नहीं, ये तो मैं अभी फिलहाल नहीं कह सकता, लेकिन ये बात जो स्पष्ट है कि वह एक प्रकार से जो मुझे नजर आ रहा है कि हर चीज के लिए वो आला कमान पे ही निर्भर रहेंगे और सत्ता के साथ उनका टकराव नहीं होगा। जैसा आदरणीय रमेश सर ने कहा, वो बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि पलड़ा मोहन यादव जी का भारी रहेगा, संगठन भी जी या मुख्यमंत्री के निर्देश पे चलेगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। हेमंत खंडेलवाल जी के बारे में मैं जानता हूं, जहां तक मैंने स्टडी की है, मैं उनसे निजी तौर पे तो नहीं वाकिफ हूँ, पर विवादों से उनका नाता रहा है। बैतूल में जमीन पे कब्जे करने से लेके और भी अन्य कई मामले जरूर सामने आए हैं। वो अलग बात है कि वो जिले के मामले थे, इसलिए प्रदेश स्तर तक नहीं आ पाए, पर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी वो तो समय बताएगा वो कितना ले पाते हैं। और बीजेपी में मैं फिर कह रहा हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष अपने स्तर पे कोई निर्णय नहीं ले सकता है, चाहे वह उसकी कमेटी के बारे में हो, किसी विधायक ने यदि कोई जो पर उनकी कार्यकारिणी के बारे में हो, अल्टीमेटली आला कमान से हरी झंडी चाहिए। फिर यदि किसी विधायक ने, किसी नेता ने बयानबाजी गलत की या अनुशासनहीनता दर्शाई, उस पर क्या कार्रवाई करनी है, उसके लिए भी उनको दिल्ली की हरी झंडी का इंतजार करना होगा। तो बहुत कुछ जी करने के लिए हेमंत खंडेलवाल जी के पास है नहीं। और गुटबाजी जो रही वो जरूर पनपेगी, उसका कारण है शिवानी जी, आप के जूनियर 10 साल कोई जूनियर आपके ऊपर यदि बैठा दिए जाए, एडिटर इन चीफ बना दिए जाए, तो आप भी असहज होंगे और पूरी उम्मीद है कि आप नौकरी भी छोड़ देंगे। आप तभी तक नौकरी करेंगे या कोई भी इंसान जब तक की मजबूरी होगी। तो फिलहाल ये जो गुट बने हैं बीजेपी में, ये मजबूरी के तहत अभी एक जगह दिख रहे हैं। और यदि ये मजबूरी हट जाए, जो मजबूरी है वह है सत्ता, सत्ता यदि चली जाएगी तो ये गुट अलग अलग दिखने लगेंगे, जो 2018 विधानसभा चुनाव के बाद 15 महीने में भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्पष्ट रूप से नजर आ रहे थे। यहां तक कि कई मोर्चों में और कई नियुक्तियों में कार्यकारिणी की बकायदा गुटबाजी चली है, पहले भी चली है कि ये फला नेता के कोटे से इसको ये पद दिया गया, फला नेता के कोटे से इसको ये पद दिया गया। ये गुट है कि हम उनको नाराज नहीं करें, और आने वाले समय में ये बिल्कुल दिखाई देगा। इसीलिए जो हेमंत खंडेलवाल जी का पहला भाषण था पद जीतने के बाद, शायद उन्होंने कहा कि जो अनुशासनहीनता करेगा, इर्द गिर्द चलेगा, उसको दिक्कत आएगी। ये मैसेज उन छत्रपों के लिए या उन दिग्गज या कद्दावर नेताओं के लिए स्पष्ट रूप से था, जो मन ही मन शायद असंतुष्ट होंगे कि उनके किसी जूनियर को या ऐसे व्यक्ति को उनके ऊपर बैठा दिया गया जो कभी उनके सामने हाथ जोड़ के भाई साहब कहा करता था। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, जैसे कैलाश विजयवर्गीय, उनके सामने मोहन यादव बहुत जूनियर थे जब उन्होंने राजनीति शुरू की। आज मोहन यादव जी ऊपर है और उनको हाथ जोड़ने का सेंस है, मतलब मुख्यमंत्री चूंकि लीडर माना जाता है, तो उनके सामने उनको रिक्वेस्ट करनी होती है कि मुख्यमंत्री जी प्लीज इसको देख लीजिए। तो ये चीज सहज नहीं होती, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये मन मसोस के लोग रह जाते हैं। तो मौका नहीं मिला है, लेकिन यदि मौका मिलेगा इन दिग्गजों को, तो मुझे लगता है भविष्य में बीजेपी में एक बड़ी गुटबाजी सामने आएगी, और एक नहीं, कम से कम 4 से 5 गुट सामने आएंगे, जो मुझे लगता है अगले 6 से 8 महीने में थोड़ी उसकी झलक भी दिखने लगी। आप मुझे बता सकते हैं कि ये इन गुटों का नाम क्या क्या हो सकता है? क्या ये नरोत्तम मिश्रा का गुट हो सकता है, क्या ये कैलाश विजयवर्गीय का गुट हो सकता है, या फिर गोपाल भार्गव का हो सकता है? जी बिल्कुल, इसको बताने की कोई जरूरत मतलब बहुत आवश्यकता है नहीं। अभी हाल ही में इंदौर में जब जो पोस्टर लगे थे वो भी गुट दिख रहे थे। मध्य प्रदेश में यदि बीजेपी के गुटों की बात करूं, जो कोटे मिलते हैं, कोटा सिस्टम जिसे कहते हैं, यदि मीडिया स्थल में देखे तो जो प्रवक्ता नियुक्त होते हैं वो कोटे के तहत होते हैं, फला नेता के कोटे से ही है, फला नेता के कोटे से ही है। मैं बात कर लूं, नरोत्तम मिश्रा जी का भी एक गुट है
गुड इन द सेंस कि इनका कद इतना बड़ा है कि इनके फॉलोवर्स हैं, इसको अपन गुड ना कहिए, कहेंगे इनके जी। फॉलोवर्स अच्छी खासी संख्या में। इसके बाद फिर मैं आता हूँ शिवराज सिंह चौहान, जिसको कभी मध्य प्रदेश की राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। इसके बाद आता है कैलाश विजयवर्गीय जी का नाम, फिर आता है आपका प्रहलाद पटेल जी का नाम, नरेंद्र सिंह तोमर, जिनको विधानसभा अध्यक्ष बना के पार्टी की राजनीति से दूर करने का प्रयास किया गया। उसमें मुझे नहीं लगता कि वो बहुत खुश होंगे। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज मैं असेस कर पा रहा हूँ, उस अनुसार वो कंफर्टेबल पोजीशन पे नहीं है, क्योंकि अब खुल के पार्टी की राजनीति में वो नहीं आ सकते, ना उनके कार्यक्रमों में आ सकते हैं। इसके बाद फिर यदि जी। मैं बात करूं तो मोहन यादव जी का गुट भी अब बनने लगा है। एक गुट और है जो वीडी शर्मा जी के नाम पे भी चल रहा है। इसके अलावा मैं बात करूं तो हितानंद शर्मा जी का गुट एक अलग है, जो संगठन महामंत्री है, कहने को तो संघ से आते हैं, लेकिन हाँ। उनकी जो वर्किंग स्टाइल है वो कहीं ना कहीं एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण नेता के रूप में, तो उनका गुट भी सामने आता है। इसके अलावा मैं यदि क्षेत्रीय राजनीति में जाऊं, जैसा आपने गोपाल भार्गव जी का नाम लिया, तो क्षेत्रीय राजनीति में गोपाल भार्गव जी, भूपेन्द्र सिंह जी, और ये तो है ही है, गोविंद सिंह राजपूत की इनका जो झगड़ा चल रहा है सबको पता है। चंबल चले जाइए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट भी एक बहुत भारी गुट है। ज्योतिरादित्य सिंधिया धीरे धीरे करके कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हर जगह उनके गुट के नेता अकोमोडेट हो पाए, लेकिन वो अभी संभव नहीं दिख रहा, उनको सीमित किया जा रहा है। इसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर तो है ही है चंबल क्षेत्र से। विंध्य से आ जाए तो राजेश शुक्ला और गणेश सिंह, ये लोग अपना गुट बनाने में लगे हुए हैं। महाकौशल क्षेत्र में आ जाऊं तो जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान मंत्री है राकेश सिंह, वो भी बहुत हद तक प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद फिर एक दो नेता और है, मैं जिनका स्पष्ट रूप से नाम नहीं लेना चाहता। अपने नर्मदांचल और इधर भोपाल की राजनीति की मैं बात करूं तो 7 विधायक जरूर है, लेकिन 7 की धुरी अलग अलग चल रही है, तो ये भी है। लेकिन जो बड़े बड़े प्रमुख गुट है वो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद फिर एक गुट जी। और आता है जो केंद्र से जुड़ा होता है। जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का के आदमी है, इनको थोड़ा इंटरटेन करो या इनको तवज्जो दो, तो गुट बिखराव दिखेगा। आप देखिएगा अगले 6 से 8 महीने में, या मैं कहता हूँ अधिकतम 1 साल बाद, आपको ये बिखराव दिखने लगेगा, और आगामी विधानसभा चुनाव के पहले बहुत तेजी से ये चीजें ब्लास्ट ब्लास्ट यानी सामने जी आएंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। रमेश सर, मेरा आपसे सवाल है, गुटबाजी की बात हो रही है, तो ऐसे में एक प्रदेश अध्यक्ष के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो जाती है अपनी टीम बनाना? देखिए, मोटे तौर पर इस समय जो भारतीय जनता पार्टी का वातावरण है, उसमें टीम बनाने में कोई बहुत बड़ी चुनौती मुझे तो नहीं लगती कि हम्म। आएगी हेमंत खंडेलवाल जी के सामने। उसका उसकी एक वजह है कि मुझे जहां तक लग रहा है कि संगठन ने क्षेत्र के आधार पर दो चीजों का समन्वय करके सूची पहले से ही बना रखी होगी। यानी मध्य प्रदेश के जितने क्षेत्र हैं, चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग है, महाकौशल है, विंध्य प्रदेश है, बुंदेलखंड है, मालवा है, नर्मदा अंचल है, भोपाल क्षेत्र है, तो कुल मिलाकर के सारे लोगों को, एक तो सब लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, और दूसरा पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से वर्ग और वर्ण और जाति की राजनीति चल रही है उसको प्रतिनिधित्व मिले। तो मैं समझता हूँ इसमें महिलाएं भी होंगी, और महिला हो सकता है कोई SC ST वर्ग भी, महिला अगर प्राथमिकता हो तो उसमें दोनों चीजों का समन्वय होता है, महिला भी होगी और ST वर्ग की भी होगी। तो मुझे इस समय तो नहीं लगता, क्योंकि हेमंत खंडेलवाल खुद गुट बनाकर, हो सकता है बनाते हो, मेरी जानकारी में नहीं है, वो गुट बना करके कोई काम नहीं करते। तो कुल मिलाकर के वो जहां से सुझाव जो आएंगे, एक सूची बनेगी, सूची बन करके उसमें सारे नाम नोट आ जाएंगे, जितने भी लोगों के सुझाव, 150 जितने भी लोगों के सुझाव आएंगे, उसमें से छटनी करके वो उसमें से अलग अलग लोगों को छांट लिए जाएंगे, और कुछ बचेंगे तो उनको प्रकोष्ठों में और भाजपा से संबंधित जो दूसरे सब कमेटियां होती हैं उसमें एडजस्ट होंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनको कार्यकारिणी बनाने में कोई बहुत ज्यादा कठिनाई आएगी। जी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अब आगामी जो विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, इसमें उनको किन किन चीजों जो है उनके लिए मुसीबत बन सकती है, या फिर उन्हें और कितनी मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि बीजेपी बूथ तक जुड़ी हुई है, ऐसी पार्टी उसको माना जाता है, तो उनको क्या क्या ऐसा नया करना पड़ेगा कि जो प्रधानमंत्री का सपना है, या फिर जो बीजेपी का मध्य प्रदेश में पिछले 18 साल से जो रहा है, उसको बरकरार रख सके? देखिए, मुझे जो लग रहा है कि विपक्ष की चुनौती इस समय भाजपा संगठन के पास कुछ नहीं है, क्योंकि चुनाव जो होना है वो चुनाव आगे होना है, 27-28 में जाकर के चुनाव होना है। चुनाव अभी नहीं होना, 28 में चुनाव होना है, फिर 29 में चुनाव होना है, चुनाव अभी नहीं होना। इनका कार्यकाल 2 साल के लिए है। अगर कार्यकाल इनका बढ़ा तब अगले कार्यकाल में चुनाव की स्थिति बनेगी। अभी उनके सामने जो एक सबसे बड़ा काम होगा, सबसे बड़ा काम, क्योंकि बड़ी संख्या में, ये पहला अवसर है कि बड़ी संख्या में भाजपा में कांग्रेस से लोग आए हुए हैं, और उसमें कांग्रेस में कई ऐसे लोग हैं जो बड़े कद्दावर नेता हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हुए हैं, जैसे सुरेश पचौरी है, या ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी है,
या इंदौर से वो जो शुक्ला हैं, या विदिशा के जो विधायक रहे हैं, तो कुल मिलाकर के बड़े बड़े नाम इस समय आए हुए हैं। तो इस समय इस समय जो सबसे बड़ी समस्या भाजपा के सामने आएगी, वो आएगी अपने कार्यकर्ताओं का और उनको सामने एडजस्ट करना। अब जैसे मान लीजिए भोपाल में ही अगर आप देखें तो सुरेश पचौरी कोई छोटा नाम नहीं है। विदिशा में आप अगर देखें तो वो भार्गव जो लौट आए हैं वो कोई छोटा नाम नहीं है। या इंदौर में देखें या ग्वालियर चंबल संभाग में देखें, तो मध्य प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर कांग्रेस से लोग ना आए हों। तो वो जो बीच में अंदर खाने में छोटी मोटी खींचतान की खबरें आती हैं, तो अभी उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि इन दोनों समूहों के साथ तालमेल बैठे, और उन दोनों समूहों के साथ तालमेल बैठ करके किसी प्रकार की मीडिया में कोई खबर ना आए और एक दूसरे को समन्वय बना करके काम करें। अभी तो मुझे जो लग रहा है हेमंत खंडेलवाल जी के पास केवल यही एक बड़ा काम होगा। अब इसको वो कैसे करते हैं ये अगले 3-4 महीने में अपन को पता लगेगा। जी जी बिल्कुल सही कहा। मेरा अगला सवाल आपसे है प्रवीण जी, ये जो अभी कांग्रेस की बात हुई है, अभी राहुल गांधी भी यहाँ पर भोपाल में आए संगठन को मजबूत करने के लिए। कहा जाता है कि बीजेपी का संगठन ऑलरेडी मजबूत है, गुटबाजी अगर अंदर होती भी तो वो मीडिया के सामने इतनी उजागर नहीं होती है। लेकिन इसमें सवाल ये है कि जैसे कि अभी वीडी शर्मा ने अपनी एक अलग छवि बनाई है, तो क्या हेमंत खंडेलवाल वो वीडी शर्मा की छवि को हटाकर अपना एक बेंचमार्क सेट कर पाएंगे या नहीं? और कांग्रेस के जो अभी सर ने बात की है कि कांग्रेस के जो जितने भी बड़े बड़े कद्दावर नेता जो बीजेपी में शामिल हुए, उनको मौका देने को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, किसी भी नेता की सक्सेस या फेलियर डिपेंड करती है इलेक्शन रिजल्ट। तो जी वी.डी. शर्मा जब आए, अध्यक्ष बने, उसके बाद तुरंत सरकार आई और उपचुनाव हुए, तो उनके पास था कि वो एक प्रकार से टेस्ट, तो वो टेस्ट वो दे पाए और उनको मिला कि सफलता मिली है। हेमंत खंडेलवाल जी के पास अभी ये नहीं है। हाँ, कांग्रेस से आए हुए नेताओं को एडजस्ट करना, अकोमोडेट करना, बीजेपी मुझे नहीं लगता उसको बहुत ज्यादा चिंतित है, क्योंकि एक स्पष्ट संदेश दे दिया गया है इन नेताओं को कि ये भाजपा है। और कई जो कद्दावर नेता भाजपा में आए भी हैं, वह सत्ता के डंडे के कारण, यानी सत्ता के डर के कारण आए। इंदौर का उदाहरण हो, चाहे भोपाल में सुरेश पचौरी जी का उदाहरण हो, दबी जुबान ये सबको पता ही है, ये जो उनसे जुड़ा है। इनका बीजेपी में आने का सिर्फ एक कारण है कि इनके जो व्यापारिक हित है वो प्रभावित हुआ, इसलिए इनको अकोमोडेट करने वाला कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं। अब हेमंत खंडेलवाल जी अपने आप को वी.डी. शर्मा जी से आगे ले जा पाएंगे कि नहीं, ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी है। क्यों? क्योंकि वी.डी. शर्मा जी का कार्यकाल 5 साल से ज्यादा का रहा। उन्होंने आते साथ ही उपचुनाव करवाया, फिर नगरीय निकाय चुनाव, फिर जिला पंचायत चुनाव, उसके बाद फिर ये विधानसभा और लोकसभा, यानी 5 चुनाव उन्होंने अपने कार्यकाल में करवाए। और लगभग लगभग सिर्फ एक नगरीय निकाय और जिला पंचायत को छोड़ दे तो बाकी सब में उनको सफलता मिली है। नगरीय निकाय में वी.डी. शर्मा कार्यकाल में नुकसान हुआ था, ये कम लोग बोलेंगे, पर ये हकीकत है। महापौर की संख्या कम हुई थी पहले के अपेक्षा। तो हेमंत खंडेलवाल जी के पास जो अभी चुनौती है वो ये है, जो अभी पहले भी अपनी बात हुई, कि गुटबाजी को कैसे कंट्रोल करेंगे। और जो अपने आप को छत्रप समझ चुके थे, या कि हमसे बढ़ के पार्टी नहीं है, कुछ बड़े नेता, उनको ये आईना दिखाना कि अब आप ठंडे बैठ जाइए, आपका दौर खत्म हो गया है, अब नई पीढ़ी को मौका दीजिए। इसके बाद जो है सबसे बड़ी चुनौती जो मैं समझ पा रहा हूं वह यह है कि नगरीय निकाय चुनाव जो 2 साल बाद है, और मुझे लगता है इन्हीं के कार्यकाल में होगा, और नगरीय निकाय चुनाव से ही पार्टी की जमीनी पकड़ सामने आती है, क्योंकि उसमें पार्षद भी होता है, इसके बाद सॉरी जिला पंचायत, उसमें की मैं बात कर लूँ सरपंच होता है, और नगरीय निकाय में बात कर लूँ तो पार्षद होता है। तो वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले ये नेता जुड़े होते हैं लोगों से। विधानसभा चुनाव तो नीतियों पे लड़ा जाता है, बड़े चेहरे पे लड़ा जाता है। लोकसभा चुनाव तो आज की डेट में मैं पिछले 2-3 चुनाव देख ही रहा हूँ कि मोदी के चेहरे पे लड़ा गया, आगामी भी लड़ा जाएगा। तो ऐसी भी कहावतें आई कि आप किसी को भी टिकट दे दो, वो मोदी के नाम पे जीत जाएगा। ऐसी भी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में बहुत तेजी से चली और आम लोग के बीच में भी। तो वी.डी. शर्मा जी का योगदान इन चुनावों में न देखते हुए आपको नगरीय निकाय में देखना होगा। और इसी प्रकार हेमंत खंडेलवाल जी नगरीय निकाय चुनाव को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि इसमें पार्टी छोड़ना, निर्दलीय लड़ना, ये सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ज्यादा नेताओं को टिकट दी जाती है। कार्यकारिणी बनाना भी इनके लिए चैलेंज होगा, क्योंकि कार्यकारिणी पहली चीज तो इनके हाथ में होगी नहीं, वो होगा अल्टीमेटली आलाकमान दिल्ली। लेकिन जैसा आदरणीय रमेश सर ने कहा कि सबसे मिल के बात करना भी पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो कार्यकारिणी में प्रमुख पद, यदि मैं प्रदेश स्तर की बात करूं, तो 5 या 6 ही पद प्रमुख होते हैं, जिसमें महामंत्री होता है, कार्यालय मंत्री होता है, कोषाध्यक्ष होता है और मीडिया प्रभारी।
बाकी पदों को बहुत प्रमुखता नहीं दी जाती, वो एक खाना पूर्ति समान। तो हेमंत खंडेलवाल जी के लिए चुनौती रहेगी, और उनकी पहली परीक्षा वो होगी 2 साल बाद होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में, जिसमें मुझे नहीं लगता, मैं अपनी बात करूं, कि वीडी शर्मा जी को बहुत सफलता मिली थी। हमारे महापौर, मतलब भाजपा के महापौरों की संख्या कम हुई थी उन चुनाव में। वो अलग बात है कि चुनाव जीतने के बाद आप पार्टी बदलवा ले। कई जगह हमारे जो नगरीय निकाय में नगर परिषद बनी थी, उनमें बीजेपी समर्थित उम्मीदवार नहीं जीते थे। वो ठीक है, बाद में आप सत्ता में थे तो उनका दल बदल करवा के आपने उनको बीजेपी में जोड़ लिया। तो कुल मिला के मुझे यही लग रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव को कैसे बैलेंस करेगी बीजेपी, वो दिलचस्प होगा देखना। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश सर। तो पार्टी में होने वाली गुटबाजी, नाराज नेताओं को साधना, या फिर आगे की उनकी जो भी रणनीति होती है, या फिर आगे की जो भी चुनौतियां होती है, उनका सामना हेमंत खंडेलवाल कैसे करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे और भी खबरों के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।